नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी यानी 5 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स की हम बात करने जा रहे हैं, मंगलवार के दिन की। चलिए हम चर्चा करते हैं विशेष रूप से आज की करंट अफेयर्स की। उससे पहले आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ें उतारनी चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि औरों के जीवन की परिभाषा को कभी स्वीकार ना करें। यह आपका जीवन है, इसे स्वयं परिभाषित करें। कहने का मतलब यह है कि कुछ आप पर थोपा जाए वो अच्छी बात नहीं है, वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, नहीं किसी अन्य के लिए। यानी आपको अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, आपको अपने लक्ष्य जो है वो तय करने होंगे, अपने गोल अपने एम्बिशंस खुद को बनाने होंगे और उन्हें अचीव करना होगा। दैट्स राइट। ओके, बात करते हैं हम पहले प्रश्न से। आज की करंट अफेयर्स में जो पहला प्रश्न है वो रहेगा कि हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में उपराष्ट्रपति कौन है अपने? जगदीप धनखड़, झुंझुनू से है ना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर, ध्यान दीजिएगा, कार्यक्रम को संबोधित किया है। वो किस स्थान पर किया है? अभी हाल ही में 2 दिन की यात्रा पर राजस्थान आए थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो कौन सी कॉलेज में जाकर के उन्होंने महिलाओं की भूमिका, एक विषय था, उस पर चर्चा की थी। आपको इस बारे में बताना होगा कि किस बारे में उन्होंने चर्चाएं की थी। तो चलिए हम सीधी सीधी बात करते हैं कि अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ जो है वो महारानी कॉलेज पहुंचे थे। कौन सी कॉलेज पहुंचे थे भाई? महारानी कॉलेज पहुंचे थे। और महारानी कॉलेज में उन्होंने पहुंच करके एक टॉपिक था, एक बिंदु था, जो महाविद्यालय की छात्राओं के साथ उन्होंने चर्चा की थी इस पर, यानी राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी। सीधा सा टॉपिक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, ये छोटा सा टॉपिक रहा है ना। उन्होंने छात्राओं को संबोधित किया और इस टॉपिक पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि भाई वो दिन दूर नहीं, जगदीप धनखड़ ने कहा था, राष्ट्रपति अपने जो उपराष्ट्रपति महोदय, इन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है। कौन सा दिन दूर नहीं है भाई? कि वो दिन दूर नहीं है जब महिलाओं को संवैधानिक संशोधन के जरिए संसद और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी उन्होंने सीधा सीधा इशारा कर दिया कि जल्द ही कोई संविधान संशोधन होने वाला है जिससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को एक उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यानी जल्द ही शायद मोदी सरकार इस बारे में कुछ निर्णय ला सकती है। ऐसा इशारा, ऐसा संकेत जगदीप धनखड़ ने दे दिया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले, है ना, जो आज का मोटिवेशनल टैग था उसी पर आज के करण जी के है। यानी महिलाओं के लिए उन्होंने बताया कि अगर महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले और आर्थिक रूप से अगर वो आत्मनिर्भर बने, पुरुषों की नकल मत करें महिलाएं। उन्होंने साफ राय दी कि पुरुषों की नकल मत कीजिए, वह आपसे श्रेष्ठ नहीं है, अपने आप को मौलिक रखिए। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने छात्राओं को 3 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि पहला मंत्र था कि टेंशन कभी मत लीजिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, है ना। तो टेंशन कभी मत लीजिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। दूसरा, असफलता से कभी मत डरो, असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि दोबारा प्रयास करके सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। तीसरा विचार यह था कि आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए तो उसे केवल दिमाग में मत रखो, बल्कि जमीन पर यानी धरातल पर उसे लागू कर दें। सीधी सीधी सी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने युवाओं से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में ना पड़ने की अपील की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमें अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। और साथ में उन्होंने सीधा सीधा महिलाओं के लिए कह दिया था कि जल्द ही वो दिन आएगा जब महिलाओं को एक सही प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। यानी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा संसद में और विधानसभाओं में। जल्द ही ऐसा संविधान संशोधन होने वाला है। सबसे मोटी बात तो यही है कि जगदीप धनखड़ के भाषण के मायने क्या थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान की जब बात कही थी, महिलाओं की भागीदारी की जब बात कही थी, तो उनके बयान के मायने हमें देखने हैं। उन्होंने बताया था कि 2047 से पहले महिलाओं की वजह से भारत विश्व शक्ति बनेगा। सीधी सी बात है।
ठीक है, चलिए ये तो है बात कि महारानी कॉलेज में उन्होंने संबोधित किया था। ये पहला प्रश्न था अपना। दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पीएम ई बस सेवा का संचालन कितनी आबादी से अधिक अधिक के शहरों में किया जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, पीएम ई बस सेवा जल्द ही शुरू हो रही है। तो ये पीएम ई बस सेवा है क्या? ये इलेक्ट्रिक बस है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक बस है। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा आबादी वाले गांव, अगर लगभग 10,000 बसें चलाई जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएगी जो चार्जिंग से चलने वाली है, और जिन शहरों में 3 लाख से ज़्यादा आबादी है, 3 लाख से ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर पीएम ई बस सेवा का संचालन किया जाएगा। 3 लाख से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसा किया जाएगा। सीधी सी बात यही है कि मामला पल्ले पड़ गया भाई। ठीक है, अब बात करेंगे, है ना। देखो ऐसा अगर हम बात करें पीएम ई बस सेवा की, तो आपको एक बात और बता दूं, 169 शहरों में इसका संचालन किया जा रहा है। 169 शहरों में इसका संचालन किया जाता है, जिसमें से अपने जयपुर, जोधपुर, कोटा भी इनमें शामिल है। जयपुर, जोधपुर, कोटा भी इनमें शामिल है। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी 169 शहरों में, 169 शहरों में ऐसा होगा साहब। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बसें जिन शहरों की आबादी 3 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर ऐसा होगा। अपने जयपुर, जोधपुर, कोटा की आबादी इससे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है ना, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरों में जिनकी आबादी 3 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि पीएम ई बस सेवा का संचालन किस शहर में नहीं किया जाएगा? तो मैंने अभी बताया कि जयपुर में 3 लाख से ज़्यादा आबादी है। जयपुर में 3 लाख से ज़्यादा आबादी है। जयपुर में 3 लाख से ज़्यादा आबादी है। ठीक है, जोधपुर में भी 3 लाख से ज़्यादा आबादी है, कोटा में भी 3 लाख से ज़्यादा आबादी है। तो यहाँ पर भाई ई बस सेवा का संचालन किया जाएगा, लेकिन अजमेर में ऐसा नहीं होगा। तो सही आंसर क्या रहेगा? अजमेर, है ना। अजमेर में इसका संचालन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं सीधे सीधे कि 5 सितंबर 2023 से शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, ध्यान देना, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात चल रही है। 5 सितंबर आज का दिन है, शिक्षक दिवस। मैं आपको फिर से एक बार बधाई दे देना चाहता हूं। शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, जो शिक्षक बनने की अग्रसर हैं, जो शिष्य रहे हैं, जो शिष्य बनने की ओर अग्रसर हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा जो है समाज का दर्पण होती है ना। तो आप लोगों को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बधाई हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप जानते ही हैं, आपसे मैं प्रश्न पूछूं आप जवाब जरूर देंगे कि भाई शिक्षक दिवस किन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक तो होता है 11 नवंबर, है ना, एक होता है 5 सितंबर। एक तो अपना शिक्षा दिवस आता है जो किसी पूर्व शिक्षा मंत्री के लिए मनाया जाता है, उनका नाम आपको बताना है। और एक है शिक्षक दिवस जो कि पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर मनाया जाता है, उनका नाम आपको बताना है। तो शिक्षक दिवस किन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आप जरूर बताएंगे। लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? मिशन स्टार्ट जो है ये उच्च माध्यमिक विद्यालयों में है। तो इनमें से आप ये तो बता ही सकते हो कि मामला एजुकेशन से संबंधित है, यानी ई एजुकेशन कार्यक्रम है। लेकिन इसके बारे में हमें जानना होगा, कार्यक्रम तो कौन सा है? ई एजुकेशन कार्यक्रम है। और अपनी अगर हम बात करें, लगभग 12,000 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए, ध्यान देना, लगभग 12,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कौन सा? मिशन स्टार्ट। ये मिशन स्टार्ट है क्या? मिशन तो है, लेकिन स्टार्ट के अंतर्गत बहुत कुछ खूबियां छुपी हुई है। इस स्टार्ट जो शब्द है ना, ये START से बना है। किससे बना है? START, ध्यान देना, START से बना है। तो इसमें कुछ ना कुछ खूबियां आपको जरूर मिलेंगी। मिशन
स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो इन शब्दों के अपने मायने कई बार पूछा जाता है कि बताइए स्टार्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। सीधा सा बात है, स्टार्ट शब्द का फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान रखना, एस से बना सपोर्ट, एस से क्या बनता है, सपोर्ट। ये चीजें आपको रट लेनी चाहिए, है ना। टी से बना टीचिंग, तो सपोर्ट फॉर टीचिंग, सपोर्ट फॉर टीचिंग, टीचिंग किसके लिए है भाई, है ना। एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स के लिए है, टेक्निक्स के लिए, एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स के लिए है। तो ऐसे सपोर्ट फॉर टीचिंग विद एडवांस, विद एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स, रेमेडियल टेक्निक्स, है ना। ये लो, तो कुल मिलाकर के स्टार्ट शब्द जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, सपोर्ट फॉर टीचिंग विद एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स। ये जो कार्यक्रम है मिशन स्टार आरंभ किया गया है 12,000 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए। क्या उपलब्ध करवाने के लिए, ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें फुल फॉर्म ध्यान रखना, मिशन सपोर्ट फॉर टीचिंग विद एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स, सपोर्ट फॉर टीचिंग विद एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स। ठीक है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत क्या होगा, विद्यालयों में जो आईसीटी है, विद्यालयों में क्या है भाई, आईसीटी से संबंधित जितने भी साधन है, उनसे विद्यालयों में कोई भी ऐसे संबंधित अगर कोई साधन है तो उनसे क्या होगा, ई कक्षाओं का संचालन करेगा। इसका संचालन करेगा भाई, ई कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। सीधी सी बात, आपको एक तो यही ध्यान रखनी है, ई कक्षाओं का संचालन किया जाएगा भाई। किसका संचालन किया जाएगा, ई कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। तो इसलिए ई एजुकेशन है। तो आपको याद रह जाएगा कि आज से कौन सा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ई एजुकेशन, जो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत शुरू हो रहा है। और मिशन स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर टीचिंग विद एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स, सपोर्ट फॉर टीचिंग विद एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि भाई नरेडेको, ये भी गजब का प्रश्न है। नरेडको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है। नरेडको की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की कौन सी स्थापना दिवस पर राजस्थान के राज्य आवासन मंडल विभाग को रियल एस्टेट में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है ना भाई। राज्य आवासन मंडल विभाग को रियल एस्टेट में योगदान के लिए सम्मानित किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है, क्योंकि जबरदस्त प्रश्न है, तो जबरदस्त तरीके से भाई उत्तर भी होने चाहिए आपके। क्यों, आपको नरेडको जो चीज है ये जरूर ध्यान रखना कि जो नरेडको है इसके बारे में आप निश्चित रूप से अच्छे से ध्यान रखोगे कि नरेडको है क्या। तो नरेडको जो है ये नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, और इसका जो 25वां स्थापना दिवस आ रहा है, कौन सा स्थापना दिवस आ रहा है भाई, 25वां स्थापना दिवस आ रहा है। इस 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, है ना, 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रियल एस्टेट में योगदान के लिए इसे सम्मानित किया जा रहा है, नरेडको, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, जिसकी स्थापना 1998 में भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1998 में भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई थी साहब, है ना। क्लियर है मामला, 25वां स्थापना दिवस इसका रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस अभियान को, ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड, ये देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड है, देश का ध्यान रखना, प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड है जो भाई मिल रहा है ना। तो प्रश्न ये बन जाता है इससे संबंधित कि प्रदान किया गया, किन किन को दिया गया है, किस अभियान को, कौन से अभियान को ये दिया गया है। तो अपने पास एक तो मिशन कोटड़ा
अभियान है, एक पुकार अभियान है। इन दोनों अभियानों के लिए यानी उपरोक्त दोनों के लिए हमें स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, पुकार अभियान का नाम आपने बहुत अच्छे सुना है, मिशन कोटड़ा अभियान का नाम भी आपने सुना है। मिशन कोटड़ा उदयपुर में संचालित है। वही पुकार अभियान की बात अगर हम कर सकते हैं तो पुकार अभियान जो है, आपको अगर पता हो विशेष रूप से एनीमिया मुक्त बिकाना, आपने नाम सुना होगा, एनीमिया मुक्त बिकाना का अगर आपने नाम सुना हो, ये जो अभियान है एनीमिया मुक्त बिकाना है ना, जिसमें मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एनीमिया मुक्त बिकाना दिशा में चलाएगी पुकार अभियान को, है ना। एक ऑर्डर ऑफ मेरिट सेमीफाइनलिस्ट के साथ साथ जिला प्रशासन की श्रेणी में सिल्वर अवार्ड के लिए चुना गया है। जिला प्रशासन की श्रेणी में, ये ध्यान रखना कि पुकार अभियान को जिला प्रशासन की श्रेणी में, जिला प्रशासन की श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको जानना, सिल्वर अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया गया भाई, सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है ना। जैसे अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि इसके लगभग 41,000, मैं सबसे बड़ी बात आपको, पुकार है क्या, सबसे पहले हमें जानना होगा कि गर्भधारण से लेकर पुकार क्या है, हमें ये ध्यान रखना होगा पुकार है क्या, कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 वर्ष तक के लगभग, है ना। तो लगभग ये मान के चलो कि लगभग 1,000 दिन की बात रहेगी। इसके दौरान क्या होता है, जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, दोनों की, जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण मिले, एनीमिया से मुक्ति मिले। इन उद्देश्यों के लिए एक तो जच्चा और बच्चा, आपको इन दोनों का ध्यान रखना है, जच्चा का भी और बच्चा का भी। जो जच्चा है और बच्चा है इनका 2 वर्ष तक, यानी गर्भधारण से लेकर के 2 वर्ष तक लगभग 1,000 दिन के लिए दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, गर्भवती और जो धात्री महिलाएं हैं उनके बेहतर पोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए प्रयास करना। और ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अभियान चलाया गया है, उस अभियान को हम कहते हैं पुकार। क्या कहते हैं भाई, पुकार। इसके तहत क्या होता है कि हर बुधवार को आप देखते होंगे कि जिले की जो 366 ग्राम पंचायतें रही हैं बीकानेर की, तो उनमें 4 नगरीय निकायों के जो 190 वार्ड है उन सभी में ये काम किया गया। इसलिए पुकार जो है एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, हम यूं कह सकते हैं, क्रांति है पुकार। पुकार एक क्या है, साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो बड़े बदलावों के लिए आधार तैयार कर रहा है। तो एक साइलेंट रिवॉल्यूशन कह सकते हैं पुकार को, इसलिए इन्हें मिला है सिल्वर अवार्ड, जिला प्रशासन से स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये क्या है, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। साइलेंट क्या है, रिवॉल्यूशन है पुकार, ये आपको ध्यान में रखना होगा। भाई मामला क्लियर है सभी के क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं सीधा सीधा कि हाल ही में किसे आकाशवाणी का प्रधान निदेशक बनाया गया है। गजब का प्रश्न है ये भी कि किसे आकाशवाणी का, ये आप ध्यान रखना कि हाल ही में किसे आकाशवाणी का प्रधान निदेशक बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं, वसुधा गुप्ता का नाम आपने सुना होगा। इसका नाम वसुधा गुप्ता, जिन्हें आकाशवाणी और समाचार पत्र जो सेवा प्रभाग है उसकी प्रधान महानिदेशक का पदभार दिया गया है। उन्हें यह काम दिया गया। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ, ध्यान रखना, भारतीय सूचना सेवा की जो वरिष्ठ अधिकारी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता है, उन्होंने आकाशवाणी का यह कार्यभार संभाला है ना। इससे पहले आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रही थी, अब महानिदेशक से इन्हें प्रधान निदेशक बना दिया गया है, ये क्लियर कर लेना आप। ठीक है, तो किसे आकाशवाणी का प्रधान निदेशक बनाया गया है, डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में सी इस इंडिया के द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 के लिए चुना गया। ये प्रश्न भी जबरदस्त है, प्रश्न तो जबरदस्त है ही है कि अभी क्या हुआ कि मिस यूनिवर्स जो है उसकी बात चल रही है। 2023 के लिए भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा नाम सामने आया था। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए माधुरी पटेल का नाम आपने सुना होगा।
माधुरी पटेल कौन है? माधुरी पटेल, उनकी हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन माधुरी पटेल के बारे में जानने से पहले आपको मिस यूनिवर्स की बात जरूर ध्यान में रखनी है कि भाई मिस यूनिवर्स क्या है, क्या है मिस यूनिवर्स, और ऐसा क्यों है कि भाई मिस यूनिवर्स के लिए किसी को पुरस्कार दिया जा रहा है राजस्थान में। तो माधुरी पटेल को ये जब पुरस्कार मिला तो वो मिस यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे चुकी थी। तो इस मिसेज यूनिवर्स के लिए मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 के लिए जिसे चुना गया उसका नाम क्या है? माधुरी पटेल। क्या नाम है भाई? माधुरी पटेल। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, माधुरी पटेल एक बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम है नहीं जिससे हम इसको भूल जाए, इसलिए इसको तो भूलना है ही नहीं कि माधुरी पटेल है कौन। क्लियर रहेगा सभी के सामने? या आप लोग कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी सकते हैं वैसे तो, ठीक है। ये जो चीज़ है सामान्य सी बात थी जो मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम चर्चा करें। ये देखो कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत महीना घोषित किया? है ना गजब का प्रश्न कि कौन सा ऐसा अमेरिकी राज्य है भाई, कौन सा ऐसा अमेरिकी राज्य है जिसने हिंदू विरासत महीना घोषित कर दिया? सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई अमेरिकी राज्य भी है जिसने अभी हाल ही में अक्टूबर महीने को, कौन से महीने को? अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत महीना, हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका का जॉर्जिया राज्य है। अमेरिका कौन सा राज्य है? जॉर्जिया राज्य है, जिसके गवर्नर है ब्रायन केम्प। कौन है? ब्रायन केम्प। इन्होंने आधिकारिक घोषणा की थी भाई, ब्रायन केम्प, इन्होंने क्या की थी? आधिकारिक घोषणा की थी ब्रायन केम्प। तो ब्रायन केम्प ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत महीना घोषित किया है। इसका क्या उद्देश्य है? भारत की समृद्ध संस्कृति के लिए, आध्यात्मिक परंपराओं पर जोर देने के लिए हिंदू विरासत जो है उस चीज को लाया गया है ना भाई। उससे पहले मैं बता दूं, लगभग अप्रैल 2023 की बात है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा की थी कि हिंदू फोबिया जैसी कोई चीज नहीं होती है, बेकार लोग हैं जो हिंदू फोबिया की बातें फैला रहे हैं। हिंदू फोबिया फैलाने वाले लोग बिल्कुल बेकार लोग हैं, नाकारा लोग हैं, कामचोर हैं। इनको केवल और केवल हिंदू फोबिया जैसे शब्दों को खड़ा करके एक विवाद पैदा करना होता है। इसलिए हिंदू जो है एक विरासत है, इसे हमें बचाना होगा, इसे आगे लाना होगा। ऐसा प्रस्ताव पारित करके ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है जॉर्जिया। तो चलिए जॉर्जिया का मामला क्लियर है आपके सामने, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। जो अगला प्रश्न है वो रहेगा, प्रसिद्ध इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन सी है ना? कि भाई इनमें से पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन सी? भाई महिला का नाम आ गया आपको, महिला एक ही दिख रही है इसमें, एकता कपूर, बाकी तो सारे पुरुष हैं, है ना? तो आंसर तो आपको पता चल ही गया कि भाई एकता कपूर है। कौन है? एकता कपूर है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट जो है अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। पहली भारतीय महिला बन चुकी है कौन? एकता कपूर, पहली भारतीय महिला, है ना? और इसकी जो घोषणा है वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के प्रेसिडेंट जो ब्रूस एस पेसनर ने की थी। ब्रूस एस पेसनर ने इसकी घोषणा की थी। कौन है ब्रूस एस पेसनर? ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के प्रेसिडेंट है ब्रूस एस पेसनर, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट की अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर, हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर वर्ग में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? गजब का प्रश्न आ चुका है कि हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर वर्ग में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, बात है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो किसे सम्मानित किया गया है?
गजब और सबसे गजब, नाम सुना होगा रवि कन्नन का आपने भाई। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो कौन है? रवि कन्नन है। कौन है? रवि कन्नन। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं रवि कन्नन। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं रवि कन्नन, है ना। इन्हें हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर वर्ग में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दैट्स क्लियर भाई, क्लियर रहेगा सभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए एजुकेशन फॉर ऑल चैंपियन वर्ग में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित कोरवी रक्षंद का संबंध किस देश से है? यानी एजुकेशन फॉर ऑल चैंपियन वर्ग में 65वां रेमन में पुरस्कार किसे मिला है? कोरवी रक्षंद। तो कोरवी रक्षंद का संबंध किस देश से है? ध्यान रखना, बांग्लादेश का आपने नाम सुना होगा और कोरवी रक्षंद है बांग्लादेश से संबंधित। कोरवी रक्षंद किस देश से संबंधित है भाई? बांग्लादेश से संबंधित है कोरवी रक्षंद। मैं बात करूं कि 65वें जो रेमन पुरस्कार हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये 4 एशियाई लोगों को दिया गया है। कितने एशियाई लोगों को दिया गया है? 4 एशियाई लोगों को दिया गया है 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 4, जिनमें एक तो है अपने भारत के जो कैंसर एक्सपर्ट हैं रवि पन्नन, है ना। रवि पन्नन को मिला है, रवि कन्नन को मिला है, रवि कन्नन को मिला है। एक मिला अपने बांग्लादेश के कोरवी रक्षंद को, बांग्लादेश के कोरवी रक्षंद को मिला है। 2 हो गए। एक तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमोस है, तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमोस, याद रखना आप, यूजेनियो लेमोस। 1 सेकेंड। हाँ, ओके ओके। हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा कि भाई बात चल रही तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमोस, है ना। तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमोस को ये पुरस्कार दिया गया। यूजेनियो, है ना, यूजेनियो लेमोस को ये पुरस्कार दिया गया है। एक फिलीपींस के हैं मिरियम कोरोनेल फेरर। फिलीपींस के कौन है? मिरियम कोरोनेल, ये फिलीपींस के हैं। कहाँ के हैं भाई? फिलीपींस के हैं। मरियम कोरोनेल, है ना, फेरर, इनका पूरा नाम है मरियम कोरोनेल फेरर। तो इनको मिला है साहब। ठीक है, तो आपको रह जाएगा 4 याद कि 4 एशियाई लोगों को 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें एक तो है कोरवी रक्षंद बांग्लादेश के, भारत के रवि कन्नन हैं। भारत के कौन है? रवि कन्नन है, कैंसर विशेषज्ञ हैं। एक यूजेनियो लेमोस हैं, तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते के हैं। एक फिलीपींस के मरियम कोरोनेल जो है ये फिलीपींस के हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है सभी के? चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कोरवी रक्षंद कहाँ के थे? बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे विधि में डॉक्टरेट और डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? अभी कलराज मिश्र ने एक तो हेग जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहाँ से दलवीर भंडारी को और एक हेमा मालिनी को, ध्यान दीजिएगा, दलवीर भंडारी और हेमा मालिनी को एक तो डॉक्टरेट और डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया है ना। इन दोनों को, दलवीर भंडारी और हेमा मालिनी, इन दोनों को भाई डॉक्टरेट और डी लिट की मानद उपाधि से क्या किया है? सम्मानित किया है। ठीक है, ये तो बात 3 प्रश्नों की, कुछ खास प्रश्नों की जो हमने चर्चाएं की है। अब आपके सामने सबसे कुछ खास बातें जरूरी है जो आपको बतानी। अभी हाल ही में आदित्य L1 की चर्चा चल रही है।
आप सभी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि अभी आदित्य L1 की चर्चा चल रही है, तो उसमें एक बात आती है कि लैंग्वेज शब्द, आदित्य L1 जो है उसके लिए लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये लैंग्वेज शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। लैंग्वेज क्या है, हाल ही में चर्चे में रहा शब्द लैंग्वेज क्या है, ये आपके लिए एडिशनल एक प्रश्न है करंट जीके के साथ साथ, एडिशनल करंट जीके मान के चलो इसको आप। तो ये जो है भाई लैंग्वेज है क्या, सबसे बड़ी बात ये आती है क्योंकि आदित्य L1 से जुड़ा हुआ एक शब्द है। अभी आदित्य L1 जहां जा रहा है वहां की बात है। दो खगोलीय पिंडों की जब बात आती है, दो खगोलीय पिंड है, एक सूर्य और एक है पृथ्वी। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां संतुलित हो जाती है, दोनों की बराबर आ जाती है, उसे कहते हैं लैंग्वेज, है ना। क्या है लैंग्वेज? दो खगोलीय पिंडों का संतुलित बिंदु, क्योंकि आदित्य L1 वहीं जाएगा, उसको कहते हैं लैंग्वेज। दो खगोलीय पिंडों का संतुलित बिंदु क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। और हमारे दो खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? एक तो सूर्य है और एक पृथ्वी है। एक तो भाई कौन है? सूर्य है, एक क्या है? पृथ्वी है। यानी अगर हम बात करें जो सौर मंडल है उसमें पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। तो वहां पर कुछ ऐसे बिंदु भी होते हैं जो दोनों का जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक दूसरे में संतुलित होता है ना। तो हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं बिंदुओं को लैंग्वेज बिंदु के नाम से जानते हैं, लैंग्वेज बिंदु के नाम से जानते हैं। अब जो लैंग्वेज बिंदु L1 की जब बात आती है ना, L1 आदित्य L1 आता है ना, तो उसमें आदित्य लैंग्वेज 1, समझ गए बात को। तो ये जो L1 है यानी लैंग्वेज 1 है, उसकी बात चल रही है, वो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी लगभग पृथ्वी के 15 लाख ना सूर्य की ओर किलोमीटर, पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर है ना सूर्य के आसपास। सूर्य से तो बहुत ज़्यादा दूर रह गया, लेकिन सूर्य के मध्यस्थ में आ जाता है ये। तो उसको कहा गया है लैंग्वेज 1, जहां पर आदित्य L1 पहुंचेगा, अपना आदित्य मिशन पहुंचेगा, और वो आदित्य L1 मिशन जो है वो सूर्य की जांच करेगा। ये बात थी साहब, ठीक है, मामला क्लियर है। तो मित्रों ये आज की करण जीके थी, है ना। आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आपके और भी कोई प्रश्न है या करंट जीके में हमें आपके लिए कुछ नया लेकर आना है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, तो हम कुछ नया ला सकते हैं जैसे आपके सुझाव मिलते हैं। आप दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा भाई आपका सहयोग, आपका साथ ही जो है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप अपना सहयोग, अपना साथ, आपकी मित्रता, आपकी दोस्ती हमारे साथ लगातार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। हमें आज्ञा दे, फिर मिलते हैं हम अगली करण जी के साथ।